बालशाला का कंसेप्ट एक डिजाइन किया है, उसको चला रहे हैं। तो ये भी बहुत आवश्यक बन जाएगा बालशाला का कंसेप्ट, क्योंकि बालकों को उस हिसाब से तैयारी करके गुरुकुल के लिए तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बालक आ गया और वो गुरुकुल उसको ले ले और उसके ऊपर कार्य करे। बालक खुद तैयार होकर आएगा तो ही हम उसको उचित शिक्षा दे सकेंगे और उसको तैयार कर पाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है, सबकी तैयारी, केवल अकेले की नहीं, लेकिन आचार्य का निर्माण भी साथ साथ हो, साथ साथ माता पिता का भी प्रशिक्षण हो कि गुरुकुल पे वो क्यों डाल रहे हैं। एक स्पष्टता माता पिता के लिए बहुत आवश्यक बनेगी। ज्यादातर हमको अनुभव ऐसे हो रहे हैं कि ज्यादातर ब्रेन जो है, बुद्धिमान बालक है, वो गुरुकुल शिक्षा में आए। आज तक क्या होता था कि जो बुद्धिमान था, बहुत टैलेंटेड था, उसको तो मॉडर्न लाइन में आईएएस आईपीएस या डॉक्टर की लाइन में भेज देते थे। मंद बुद्धि वाला है या दूसरा तीसरा बालक है या ऐसा कुछ है तो वो इस लाइन में आता है। तो हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले ब्रेन ज्यादा से ज्यादा आए और सब बालक आए, लेकिन जिसके पास टैलेंट है, बुद्धि है, वो आए। साथ साथ में आचार्य का भी चयन करें। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके ऊपर कुछ आप कहना चाहेंगे? हेलो हेलो, इसके ऊपर आपका कोई अभिप्राय है? नहीं मेल कुमार जी, हम ये चाहेंगे कि आप अपनी बात रख दें एक बार में। जी प्रणाम, मैं राजेश बहुगुणा बोल रहा हूँ ऋषिकेश से। जी 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 जी। और आप एक बार रख दें अपनी बात पूरी तौर पे, फिर हम उस पे अपने सवाल रखें या कुछ और चलेगा जिज्ञासा रखें तो बढ़िया चलेगा रहेगा जी। चलेगा चलेगा। अब जो आचार्य निर्माण का कार्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ये मैंने बताया। वो एक आदर्श है, तो वो जहां तक हम कर पाएंगे उसको तैयारी, वहां तक हम सफल हो पाएंगे, ये पहली बात। दूसरा, भारतीय दृष्टिकोण से दो विचार है। एक तो विषय और एक पद्धति है। आजकल क्या हो रहा है कि जो पद्धति से गणित पढ़ाया जाता है, वहीं से समाज पढ़ाया जाता है, वहीं से आयुर्वेद पढ़ाया जाता है। वही एक पद्धति है जो उपदेश देता है, लेक्चर लेता है 45 मिनट का, और उसके बाद सुनकर जैसे वहां कुछ और मॉडर्न पढ़ा रहे और हम यहाँ आयुर्वेद और कुछ और पढ़ा रहे, इससे मात्र से गुरुकुल पूर्ण नहीं हो जाएगा। गुरुकुल में पढ़ाने की एक पद्धति को विकसित या तो पुनर्जीवित करनी पड़ेगी। तो इसके लिए 24 पद्धति है, उसका अध्ययन करें, उसका प्रायोगिकरण करें, और उसके बाद हम गुरुकुल को आगे ले जा सकते हैं। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को जोड़ना जरूरी रहेगा। जो इसमें समय दे सकता है उसको ये पद्धति सीखनी पड़ेगी। साथ साथ विषय भी सीखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी क्राइसिस ये है कि वेद जानने वाला आयुर्वेद नहीं जानता है, आयुर्वेद जानने वाला भूगोल नहीं जानता है, वो जानने वाला कोई तीसरी चीज नहीं जानता है। तो ये एक आचार्य का जो स्वरूप है वो हर एक विषय का ज्ञाता हो है, इस तरह का। तो ये अभी हमको बहुत ही उसके ऊपर कार्य करने की जरूरत रहेगी। अभी हम विषय वाइज एक एक को तैयार करके आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आयोजक की भी बुद्धि होनी चाहिए, उसकी भी शक्ति होनी चाहिए कि ये सब आयोजित कर सके, अनेक लोगों का लाभ ले सके, अनेक लोगों की शक्ति का लाभ ले सके। तो हम गुरुकुल को कुछ अच्छा भविष्य या हमारा अच्छा भविष्य बनाने के लिए गुरुकुल की स्थापना करने में हम सफल हो पाएंगे। तो ये एक 26 पद्धतियों के बारे में जो हमने काम किया है, गुरुकुल शिक्षा की 26 पद्धतियां, और बालकों को अलग अलग विषय अलग अलग पद्धति से कैसे पढ़ाया जाए, उसकी हम ट्रेनिंग या तो फिर यहाँ पर भी करते हैं, शिविरें करते हैं, हम भी शिविर रख सकते हैं वहां पर। तो ये एक बात है। दूसरी बात, हमको एक गुरुकुल करते करते एक ऐसे अनुभव आया है
कि जैसे सीधा हम गुरुकुल करते हैं, 5-6 साल के बच्चों को या 7 साल के बच्चों को बुलाते हैं या 8 साल के बच्चों को भी बुलाते हैं, तो उसके सामने 2 विकल्प आते हैं। एक विकल्प ये है कि स्कूल है और गुरुकुल होते हैं तो ज्यादातर डिग्री नहीं देते हैं, या वो डिग्री देते हैं तो माता पिता को भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि वो डिग्री में और वो डिग्री में वो लोग अपने मन से ही विचार कर लेते हैं कि ये डिग्री का इतना महात्म्य नहीं होगा। तो माता पिता कंफर्ट जोन छोड़कर, मतलब उसको कंफर्ट जोन छोड़कर आते हैं, कंफर्ट जोन छोड़कर गुरुकुल में अपने बच्चे को डालते हैं, तो अपेक्षा बढ़ जाती है माता पिता की। तो ज्यादा अपेक्षा रखने लगते हैं गुरुकुल से कि भाई वो तो चाणक्य बना देंगे या फिर कोई महान व्यक्ति बना देंगे 2-3 साल में, चमत्कार की तरह देखते हैं। ये अपेक्षा रखी थी, हो सकता है उसकी अपेक्षा भी झूठी हो, इसलिए महत्व और मर्यादा दोनों हम उसके सामने रखें। कुछ बातें गुरुकुल में हम कर ही सकते हैं, कुछ बातें नहीं कर सकते हैं, उसकी मर्यादा अपनी गुरुकुल। तो ये मेरे हिसाब से कि उसको एक प्रकार से तैयार करना आवश्यक है, क्योंकि सालों से गुरुकुल शिक्षा का जो व्याप कम होता गया है, तो लोगों को वो पहले तो समझाने की जरूरत है गुरुकुल शिक्षा को यथार्थ रूप से। तो उसके एक व्याख्यान किए जाए, या उसके ऊपर आप जैसे लोग जो लीडर्स है वो लोग बताए, तो उसके अनेक मुद्दे हैं। दूसरा, जो स्कूल पे वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या करवा रहे हैं बालकों को, वो इसको इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। तो उस पद्धति में हम मैं भी आ गया, उसमें सब लोग आ गए। तो उसमें सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है कि उसको जमीन पर कैसे लाया जाए। थियरी उत्तम है बहुत ही, लेकिन उसको जमीन पर लाने के लिए पर्याप्त मात्रा में टीम, वो विषय पे काम करने वाले लोग, ये सब लाएंगे तो मेरे हिसाब से एक एक विषय को लेकर हम बहुत आगे जा सकते हैं। खास करके गुरुकुल शिक्षा पद्धति से हम आयुर्वेद सिखाएंगे, तो आज के शिक्षा में जो आयुर्वेद सीख पाते हैं वो अनस्ट्रक्चर रीत से, वो कोई एक लक्ष्य विहीनता की दृष्टि से, वो कोई तैयारी बिना से, उसके उदाहरण हम समाज को दे सकते हैं कि आपको यदि बच्चे को पहले ही आयुर्वेद पढ़ाना है, तो ये 12वीं कक्षा तक की अननेसेसरी, जिसका आयुर्वेद से 5 पीढ़ी तक दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ऐसी पढ़ाई क्यों करवाते हैं। इंजीनियरिंग बनाना है तो पहले लक्ष्य सिद्ध है, तो ये कैसे लक्ष्य को पाए, तो हम 2 तरह से उसको करते हैं। एक तो उसके जन्म के कुछ अंक लेकर उसके बृहद संहिता के आधार पर, वो ग्रंथ के आधार पर हम बच्चे की एबिलिटी कैसे जानी जाए, अलग अलग ग्रंथों के ऊपर उसकी एबिलिटी क्या है। मॉडर्न के टेस्ट भी हम उपयोग करते हैं, DMIT टेस्ट वगैरह, कि उसकी एबिलिटी को, क्षमता को, इच्छा को पहचाना जाए। और साथ में उसका हम अवलोकन भी करते हैं कि ये बच्चा क्या बनना चाहता है, तो उसके सालों बच जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में ये एक पद्धति थी कि बच्चे को पहले पहचाना जाए और उसके बाद उसको पढ़ाया जाए। तो ये एक विद्या, ये एक सिस्टम आज प्रायः कोई शिक्षा पद्धति में, बड़ी से बड़ी कोई यूनिवर्सिटी में भी आज नहीं है कि वो पहचानने की जो एक रीति थी, पद्धति थी, वो फिर से वापस हम करेंगे। तो बहुत बच्चों जो उसको यथार्थ लगती है या उसको जो योग्य है वो शिक्षा हम दे पाएंगे। तो ये एक हमारा एक पहलू था। तो ये बहुत आवश्यक है कि ये इस तरह से हम पढ़ाई करवा दे। तीसरा बात, गुरुकुल हम चाहते हैं कि संप्रदाय इत्यादि से पूर्ण मुक्त हो। कोई मान्यता जो संप्रदाय की है या कोई संप्रदाय विशेष उसका संचालन करता है या फिर संप्रदाय के नियम है, वो गुरुकुल उससे सर्वथा मुक्त होना चाहिए। गुरुकुल के अपने नियम है। गुरुकुल जब कोई संप्रदाय नहीं था तब से चालू है।
तो कोई संप्रदाय कोई गुरुकुल करे, वो एक अलग स्ट्रक्चर एक अलग हो जाएगा। लेकिन गुरुकुल के अपने नियम है, गुरुकुल के एक अपना एक इतिहास है, गुरुकुल का अपना एक गौरव है, तो उस हिसाब से आचार्य केंद्रित गुरुकुल की स्थापना अनिवार्य रहेगी। खास करके दूसरी भी बात ये याद रखे कि वो आचार्य केंद्रित हो, न कि कोई व्यक्ति केंद्रित या संस्था केंद्रित। तो बने उतना ज्यादा ही, क्योंकि वही परंपरा रही है आचार्य को केंद्र में रखकर। तो हम लोग अभी टीम बनाकर भी उसको केंद्र में रखकर करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये जितना हो सके उतना इस विकेंद्रीकरण से और आचार्य केंद्रीकरण से ये हम कर सकते हैं कि और ये लोकल लेवल पर ही ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल का व्याप्त हो। तो ये मेरे हिसाब से उसका एक बहुत ही अच्छा परिणाम हमको देखने को मिलेगा। तो अनेक स्तर पर ये गुरुकुल की स्थापना हम अंश रूप में करके बाद में पूर्ण की ओर जा सकते हैं। तीसरी बात, गुरुकुल की पूर्ण तैयारी करके ही वो गुरुकुल को शुरू करें। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ी बहुत जमीन है और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और तुरंत ऐसे कह देते हैं कि भाई हम चलो गुरुकुल चालू कर देते हैं, जमीन तो है ही। लेकिन वो हम मानते हैं कि पहले वो लक्ष्य निर्धार करते हैं, पहले वो कौन आचार्य रहेगा, उसकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, उसको क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो बार बार पर उसको अलग अलग वस्तुएं कहाँ सीखने को मिलेगी, वो सारी व्यवस्था करने के बाद हम गुरुकुल की आयोजन